बेटा जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर होते हैं और उनमें से एक पेपर है आपका प्रैक्टिकल पेपर है सीएएफएम, जहां पर हम बात करेंगे कॉरपोरेट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। इस पर्टिकुलर पेपर की बात करते हैं तो ये भी अदर पेपर्स की तरह 100 मार्क्स का आपका आता है। सीएएफएम की बात करेंगे तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा बेटा। कॉर्पोरेट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जैसे कि जो बच्चे CSEE वाले आ रहे हैं ना, अभी उनके माइंड में ऐसा हो सकता है कि सर ये पहले की तरह कंप्यूटर बेस्ड या MCQ बेस्ड पेपर तो नहीं है। बेटा ये 100 मार्क्स का पेपर है और कोई भी कंप्यूटर बेस्ड और MCQ बेस्ड नहीं है। नॉर्मली पेपर्स आता है आपका 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जब हम CFM के पेपर की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव पेपर है। दूसरा, आपके एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं। जैसे अभी तो आपने घर से एग्जाम दिया है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर जब आप आओगे तो एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले आपका करीब 2-2.5 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरना होता है, सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। नज़दीकी किसी लोकेशन में किसी कॉलेज में आपका एग्जाम पड़ेगा, स्कूल या कॉलेज में आपका सेंटर पड़ेगा, उधर जाके आप एग्जाम दोगे। और ये 100 मार्क्स का जो कंप्लीट पेपर है सब्जेक्टिव रहेगा और अप्रोक्सीमेटली इसमें 32 मार्क्स के आसपास थ्योरी आ जाता है। 30 मार्क्स के आसपास आप ऑन एन एवरेजन थ्योरी लेके चलो और प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा कितना लेके चलोगे 70। तो 70-30 का रेशो बना रहता है। लेकिन ये रेशो में जो आपको कन्वे कर रहा हूँ ये पास्ट एग्जाम के एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ICSI का कोई भरोसा नहीं हो सकता है किसी एग्जाम में वो 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल कर दे। इंपॉर्टेंस हमने दोनों को बराबर देके चलना है। जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे बेटा, ऑन एन एवरेजन हम जो एस्टीमेट लेके चलेंगे 30% के आसपास हम यहाँ पर थ्योरी को लेके चलेंगे और 70% के आसपास बेटा हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा रहेगा जब जब हम इस पेपर को तैयार करेंगे। दूसरा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी प्रैक्टिकल पेपर पर आपने कमांड करनी है, बेहतर तरीके से सीखना है, तो उसके कंसेप्ट्स के लिए आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। कंसेप्ट्स क्या हैं, अगर वो आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आप उसकी नहीं कर सकते। दूसरा एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई प्रैक्टिकल पेपर हमारे थोड़े से वीक थे सर, इसीलिए हम CA छोड़ करके या CMA छोड़ करके CS की तरफ हमने मूव किया। ऐसा किसी का विचार हो सकता है आप में से कि सर प्रैक्टिकल उतना स्ट्रांग नहीं था तभी हम CS कर रहे थे, अदरवाइज हम CA कर लेते। तो मेरा कहना यह है बेटा, किसी को अगर अकाउंट से डर लगता है तो अच्छी बात है, नहीं डर लगता तो और भी अच्छी बात है। किसी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो और भी अच्छी बात है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई अकाउंट्स में कुछ आता है या नहीं आता। डेबिट क्रेडिट सुन रखा है आपने पहले, हाँ या ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने बोला कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कुछ भी ना सुना हो। सबने सुन तो रखा है ना। मैं कमांड की बात नहीं कर रहा हूं, बस डेबिट और क्रेडिट क्या होता है सुना हुआ अगर है तो मेरा काम चल जाएगा। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से, आगे की सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। बट आपको एक काम करना पड़ेगा, जितने भी बच्चे इधर क्लास में आ रहे हैं, जितना पढ़ाते जा रहा हूँ बेटा उसको हैंड टू हैंड रिवाइज करते रहना। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो पिछले वाले कंसेप्ट भूलते जाओगे। पता चलेगा अगले चैप्टर पे मैं पहुंचा और पिछले का मैंने कोई कंसेप्ट उठा के आपसे पूछा, कोई एंट्री आपसे पूछ ली, आप मेरी शक्लें देखने लग गए कि सर मालूम नहीं एंट्री क्या बनेगी। तो फिर दिक्कत ये आती है, आगे वाले चैप्टर के लिए बेस स्ट्रॉन्ग जो पीछे करा है वो 0 हो जाता है। बस इतना ही आप सबको एक सजेशन मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, ऑर्डर मान लो, या कुछ भी कह सकते हो, या आपके डेवलपमेंट के लिए जो मैं एक सिस्टम आपको कन्वे कर रहा हूँ उस सिस्टम को फॉलो कर लो। सिस्टम यही है कि चीज़ें मैं आपको 0 लेवल से सिखा दूंगा, 100% मैं आपको बोलता हूं, और मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। 1-2 दिन में प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, हम लॉजिकली चीज़ों को कर पा रहे हैं। बट इसके लिए बस थोड़ा सा सपोर्ट आपका ये चाहिए कि सर ये समझ में आ चुका है, अब हमको क्या करना है, बस इसको रिवाइज करते रहना है, वॉश आउट नहीं होने देना, गायब नहीं होने देना, इधर उधर नहीं जाने देना। राइट, एक एक कंसेप्ट्स पर हम बात कर लेंगे। 11th-12th क्लास में आपने जो भी अकाउंट्स में सीखा अच्छी बात है, मेरे लिए बोनस का काम करेगा, आपको बहुत कुछ याद भी होगा। 11th-12th क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए बेटा, मदद करोगे मेरी? अगर कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूं या कुछ एंट्री वगैरह आपको प्रोवाइड करूं तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आंसर दे सकते हो।
एक बात और है, जनरली ना क्लास में क्या होता है, अगर मैं भी स्टूडेंट रहा होता, और जब भी मैं स्टूडेंट रहा था, तो हम जैसे बच्चों के साथ ना एक यही दिक्कत आती है कि जब बच्चा क्लास में बैठा होता है ना, उसको आंसर आ भी रहा होता है, तो वो आधा तो इसी टेंशन में रिप्लाई नहीं करता कि मेरा गलत रिप्लाई हो गया तो दूसरे क्या सोचेंगे। बेटा पहली बात तो ना, आप ऐसी क्लासरूम में बैठे हो जहाँ सीखने के लिए सभी बैठे हो, किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। क्लास का डेकोरम बना के रखना है, शोर शराबा नहीं करना, बातें नहीं करनी आपस में, डिस्टरबेंस एक दूसरे का नहीं करना। बट क्लास में जब क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे गलत आ रहा है या सही, कोशिश करो पार्टिसिपेट करने का। दो तीन फायदे मिल जाते हैं, आप किस लेवल पर चल रहे हैं वो लेवल का आइडिया लग जाता है, आपको कितना आता है वो आइडिया लग जाता है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे को ये भी मालूम होता है कि इन क्लास के बच्चों को कहाँ से लेकर के आगे बढ़ना है। अगर कोई बच्चा कहीं मिस्टेक कर रहा है तो एटलीस्ट मैं उसे गाइड कर पाऊंगा, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा। इससे बढ़िया तो फिर फेस टू फेस क्लास ना ही करते, लाइव क्लास थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। जब रिप्लाई नहीं करना था, जवाब ही नहीं देना था, बस सुनते रहना था, तो लाइव क्लास कर लेते। लाइव क्लास वाले बच्चों को कभी मैं कुछ नहीं बोलता, वो मन उनका खुद की मर्जी होती है, वो रिप्लाई करें कर दें, और रिप्लाई ना करें ना करें, उनको मैं कभी नहीं बोलता कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम क्लास ले रहे थे। रीज़न इज दैट, क्योंकि वो घर से पढ़ रहा है, वो रिप्लाई करता है तो मैं कमेंट करके उसे बता देता हूँ कि हाँ भाई सही रिप्लाई किया है, गलत रिप्लाई किया है, ऐसा आंसर तुम्हारा क्यों आ रहा है। बट मैं आप लोगों से कम उम्मीद रखूंगा कि पार्टिसिपेशन जारी रखें अपना। अगर लाइव क्लास वाले बच्चे भी पार्टिसिपेशन जारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो रिप्लाई करेंगे, उनके साथ भी पार्टिसिपेशन होता रहेगा। और ऐसा नहीं है, फेस टू फेस या लाइव में से जिसको पार्टिसिपेशन करना होता है वो जरूर करता है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट किसी ने सुना है पहले? अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं बताओ बेटा, कौन कन्वे करेगा? बोलो बेटा। बेटा नाम भी बता दो अपना, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन के तौर पर भी हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, अपना नाम भी बता दो बेटा। सुष्मिता, हाँ सुष्मिता बताइए बेटा। बच्चे ने बोला सर पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन तरीके के अकाउंट्स हमारे होते हैं। जब भी हम किसी भी अकाउंट्स की एंट्री बना रहे होते हैं तो हमारा कोशिश या प्रयास यही होता है, पहले ये आइडेंटिफाई कर लें ये पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। इनके अलावा चौथा कोई अकाउंट नहीं होता। इन तीन ही कैटेगरी में कोई ना कोई अकाउंट हमारा फॉल करेगा, या तो वो पर्सनल होगा या रियल होगा या नॉमिनल होगा। अब बेटा कुछ अकाउंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं इस टेस्टिंग के लिए। क्या आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बारे में आइडिया है? फर्नीचर अकाउंट बेटा कैसा अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो मन करे वो बता दो बेटा। रियल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कुछ बच्चे कह रहे हैं रियल अकाउंट, और कुछ बच्चे साइलेंट है सर, दूसरों को देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर देंगे। ऐसा मत करो, सभी रिप्लाई कर दिया करो। आवाज आ जाती है कि किस कॉर्नर से आवाज आ रही है, कौन रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है, बहुत अच्छी बात है बेटा। कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है? और बेटा कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है? और बेटा ड्राइंग अकाउंट कैसा अकाउंट है? हर कोई बच्चा मदद करे ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा बहुत 19-20 गड़बड़ करेंगे बेटा पीछे। ड्राइंग अकाउंट कैसा अकाउंट? ड्राइंग तो समझते हो ना? हाँ बेटा, ओनर जब पैसे विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट कह सकते हो, आपकी मर्जी है अभी तो, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी कंसेप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कैसा अकाउंट है? बेटा आप बता सकते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बता रहे हैं बेटा, आप बता सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, पर्सनल अकाउंट। और बेटा अगर प्रीपेड सैलरी हो तो? और बेटा अगर सैलरी अकाउंट होता है तो कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, आप सैलरी अकाउंट होता है तो कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट। चलिए देखो, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं ना टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात, इंटेंजिबल असेट्स के अकाउंट की और चर्चा कर लेता हूँ। इंटेंजिबल असेट्स के अकाउंट कैसे, पर्सनल, रियल या नॉमिनल?
रियल अकाउंट, एक बच्चे ने बोला रियल, बाकी बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, फीडबैक दो बेटा। अभी देखो ऐसे थोड़ी है, जब बोर्ड मीटिंग होगी तो आप अपने अपने सजेशन दोगे ना, जैसा आपको आता है वैसा कन्वे करोगे। ऐसा इससे फर्क थोड़ी पड़ता है कि हम क्या सजेशन दे रहे हैं, हमारा सजेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, बिना पार्टिसिपेट करे आप नहीं सीख पाएंगे। बोलो बेटा, इंटेंजिबल असेट्स अकाउंट कैसा अकाउंट है, मालूम नहीं है बेटा। जैसे हम 11th क्लास में, आपको ये फील कराना चाह रहा हूं, आप में से हर एक बच्चा किसी न किसी अकाउंट्स के बारे में तो आंसर कर चुका है कि सर ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, या मोस्टली कोई बच्चा ऐसा भी है जिसने सारे आंसर कर दिए। बट मुझे एक बात बताओ, अगर हमें कोई कंसेप्ट आता है तो या तो वो फुल्ली आएगा या वो नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कोई बीच का होता है कि सर कुछ आता है कुछ नहीं आता, कभी तो अंदर से सही आंसर आ जाता है, कभी गलत आंसर हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है ना कि कभी हम आंसर सही कर दे रहे हैं और कभी हम गलत कर दे रहे हैं, इसका मतलब हमने कंसेप्ट को सीखा नहीं, हमने कंसेप्ट को रटा है। जब रटते हैं ना तो कुछ कॉम्बिनेशन तो याद रह जाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन हमको याद नहीं रहते। प्रोविजन फॉर टैक्सेस या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कैसा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेस कैसा अकाउंट है? बोलो बेटा। नॉमिनल अकाउंट। अगेन मैंने आपको यही याद दिलाने के लिए ये सारी चीजें पूछी हैं, और ये कंसेप्ट आपको माइंड में डालने के लिए कि लाइफ में इनकम्प्लीट कुछ नहीं होता, या तो हमको सारा ही आता है या सारा नहीं आता। अगर हमको कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब उस कंसेप्ट को हमने समझा नहीं है, रटा है। टेस्टिंग आपकी हो चुकी है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, बहुत सारी चीजें तो आपको रटी हुई हैं, तो आप इमीडिएटली आंसर कर दे रहे हैं कि सर ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। जो चीजें रटी हुई नहीं है वहां आप स्टक कर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर गैस लगा रहे हैं कि सर ये ऐसा हो सकता है, श्योर अंदर से भी नहीं है कि ये वास्तविकता में है या फिर नहीं है। बट मेरा आपसे यही कहना है, मैंने अगेन आपसे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है। टेस्टिंग करना इसलिए जरूरी था फर्स्ट डे कि एटलीस्ट आपको मैं बार बार ये कह सकूं कि बेटा स्टार्टिंग से 0 लेवल से सीख लो। कोई बच्चा मेरे को ये ना बोले कि सर ये क्यों सिखा रहे हो, ये जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट एक चैप्टर पढ़ाना चालू करो। और वैसे मैं चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 ICSI ने आपके सिलेबस में डाल रखा है, जिसमें वेरी बेसिक से अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से आपको सिखाया गया है, जनरल एंट्री आपको सिखाई गई है, और एग्जाम में भी वो आपका क्वेश्चन उसका इजीली बन सकता है, थ्योरेटिकल बने या प्रैक्टिकल बने। चैप्टर नंबर 1 से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके। चैप्टर नंबर 1 10 मार्क्स का एक तरीके से वेटेज उसका हो सकता है, मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स का हो सकता है, जिसमें आपको यही सिखाया गया है कि जनरल एंट्री कैसे बनेंगी, लेजर कैसे बनेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, असेट्स क्या होते हैं, वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात की गई है। अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, पहले जनरल एंट्री बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर उसके बैलेंसेस निकाल के ट्रायल बनाओ, फिर बैलेंस शीट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, वो सारी कहानी को हम यहाँ समझेंगे। ये चैप्टर डालने का सिलेबस में एक फायदा और हो गया है, जिन बच्चों का ना पहले का बेस कमजोर होता है वो चैप्टर नंबर 1 में ही ओके हो जाता है, फिर बाकी के चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए मैंने आपको जनरली एक रिकॉल कराया कि बेटा 12th क्लास में हमारे साथ समस्या क्या रही थी। मैं उन टीचर्स को दोष नहीं देता, वो बहुत अच्छे टीचर्स थे, आप उस टाइम पर एकदम ब्लैंक थे, आपको रटाने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके पास एक ही ऑप्शन था, बेटा रट लो, ये ऐसा होता है ये वैसा होता है। लॉजिक वहां पर आप सीखने लायक थे भी नहीं, और वो सिखाते तो खुद वो वहां पर उस टाइम पर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। बट अभी रटे हुए कुछ कुछ चीजें आपके पास हैं, अब मैं कंपैरिजन करा सकता हूं कि रटा आपने ऐसा था, और अब अगर हम अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम इस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। तो आज मेरे लिए काम आसान कर दिया उन लोगों ने। तो चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग से। पहले 11th क्लास की एक डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा अकाउंटिंग की, आपने, आपको याद आ रही होगी। कोई बच्चा सुनाएगा? कहानी की तरह, उधर स्टोरी की तरह आप सुना दिया करते थे अकाउंटिंग की डेफिनेशन, आज कोई सुना पाएगा बेटा? बेटा मेरे साथ साथ ना मैं ये डायग्राम टाइप का बनाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं टर्म्स लिखते चले जा रहा हूं उसी तरीके से एक फ्लो पेपर पर, A4 साइज पेपर पर आप बनाते चले जाना। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को हम पढ़ते जाएंगे और उससे कनेक्टेड मुद्दों पर एक एक करके बात करते जाएंगे।
एक डायग्राम टाइप का मैं बनाते चले जा रहा हूं बेटा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करते थे अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, ऐसे करके डिस्कस करते थे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, तो अकाउंटिंग की बात करेंगे तो ये बेसिकली होगा इज एन आर्ट ऑफ। अब बेटा इसमें ना एक टर्म आ रहा है आपका आर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? यहां पर ये समझने की जरूरत है कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है। बहुत बार सुना होगा ये सब्जेक्ट आर्ट है, ये सब्जेक्ट साइंस है, ऐसा करके पढ़ लिया होगा आपने। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? क्या ये ड्राइंग वाला आर्ट है कि चलो बना लेते हैं आर्ट, आर्ट एंड कल्चर? क्या ये ऐसा कुछ आर्ट है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? कुछ बताना चाह रहे हैं बेटा? आर्ट का मतलब है कि सर जो हमने नॉलेज गेन करी है ना, उसका प्रैक्टिस कर करके उसे हम एक्चुअलिटी में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि नॉलेज की जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, या किसी वर्क की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर एक आर्ट डेवलप हो जाती है और फिर हम उस काम को बड़े स्मूथली, बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बेटा जितना भी मैं लेक्चर आपको पढ़ाता हूं, सारा लेक्चर आप नोट कर लेना, सारा लेक्चर आप सुन लेना, घर से पढ़ के आना उस टॉपिक को। 1 घंटे का लेक्चर का आप पूरे तैयारी करके आ जाना, अगले क्लास में पढ़ाना चालू करना। आप नहीं पढ़ा सकते जैसे मैं पढ़ाता हूं, बिकॉज आपके पास नॉलेज तो पहुंच जाएगा, कंटेंट तो पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इधर आओगे ना, तो आपका ब्रेन ना उन सारी चीजों को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, कन्वे नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको अच्छे से कोई एक टॉपिक समझा दूं और आपसे कहूं बेटा 2 मिनट आकर के क्लास के बच्चों को समझा दो, तो सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलता। नॉलेज आने के बाद आपको उसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपके अंदर एक आर्ट्स डेवलप होती है और फिर आप उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल की बात करता हूं, आईपीएल चल रहा है ना अभी, तो जब भी बैट्समैन खेलते हैं, अब तो हम सब देखते हैं, आईपीएल घर में चल रहा होता है तो सभी देख रहे होते हैं। एक बैट्समैन खेलता है, बॉल निकल जाती है, 4 रन बनाने थे, बॉल निकल गई, हम क्या कहते हैं? कितनी आसान सी बॉल थी, सीधा नहीं मार सकता था, किनारा लग के गया, इधर कैच चला गया, बल्ले के बीच में मारता, देख के मारता तो चौका नहीं मार सकता था, जीत जाते मैच। बैठे बैठे तो हम कुछ भी कह देते हैं। उसको देखो जिसने बल्ला पकड़ रखा है, उसका तो किनारा लगा, आप तो जब तक बल्ला उठाते तब तक बॉल निकल जाती। ये समझो। कोई बैट्समैन ऐसा होता है कि जिसका हर शॉट बहुत अच्छा जा रहा होता है, बैट के बीचों बीच में जा रही होती है, हम सबको मालूम है, बैट के बीच में लगेगी, तेजी से बैट चलाया जाएगा, सिक्सर जाएगा, फोर जाएगा, हम सबको मालूम है। किनारे पे लगेगी, आउट होने का चांस होगा, इधर उधर बॉल जाएगी, हम सबको मालूम है। अब बैट के बीच में बॉल लगेगी, इस टाइप की प्रैक्टिस करना और उसको एक्चुअलिटी में परफॉर्म करके दिखाना, दिस इज नोन एज आर्ट। और वो आर्ट हर एक बैट्समैन के पास नहीं होती, साइंस सबके पास होती है। साइंस तो उनके पास भी होती है जो घर बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, वो 2 मिनट में बात बना देते हैं, कोई कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, कि बताओ ऐसे आउट होके चला गया, ऐसे नहीं कर सकता था, वैसे नहीं कर सकता था। मेरी बात समझो बेटा, साइंस हमारे पास भी है। कल को मेरे को कोई बोले क्रिकेट कैसे खेला जाता, मैं सिखा दूंगा उसको, थियोरटिकली सिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या मैं खेल सकता हूं? मुझे पकड़ के कोई जबरदस्ती ले जाए, चलो आईपीएल में एक खिलाड़ी की कमी है, तुम चलो मेरी जगह पर तुम खेल लो, क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मेरी बात समझो, अकाउंटिंग की जब बात करते हैं, बोला इट इज एन आर्ट ऑफ। अकाउंटिंग को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो एक आर्ट्स डेवलप होती है। और जब वो आर्ट्स डेवलप होती है तो उसके बेसिस पर आप क्या क्या कर सकते हो। तो बोला पहला काम जब हम करते हैं अकाउंटिंग, डेफिनेशन याद आ रही है कभी अभी किसी को? बता सकते हो बेटा? कौन ट्राई करेगा इससे आगे डेफिनेशन को? जैसे होता है ना लेडीज संगीत में, थोड़ा गाना स्टार्ट कर दिया फिर सब गाना चालू कर देते हैं। अब तो मैंने बेटा गाना चालू कर दिया है ना, आगे तो गा ही सकते हो ना आप। हाँ बोलो बेटा। और बेटा? और बेटा? और इनके अलावा कोई और गाना गाएगा? हाँ।
तो अकाउंटिंग की जब हम बात कर रहे थे, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ करके जब हम बात करते हैं, तो इसमें पहला मुद्दा जो हमारा आता है, हम सभी जब हम उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को बोलते हैं, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कभी कभी जब हम डेफिनेशन बोलते हैं ना, तो हम ऐसे भी बोल जाते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, आगे पीछे करके बोल देते हैं। तो नहीं बोलना आगे पीछे करके, क्योंकि जब हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे ना, आपको ऑर्डर समझ में आएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन में एक भी टर्म आगे और पीछे नहीं बोलना, जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए उसी ऑर्डर में हमें बोलना है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सबसे पहले अकाउंटिंग में जो काम किया जाता है वो रिकॉर्डिंग का किया जाता है। दैट मीन्स अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, पहला जो टर्म रहेगा बेटा हमारा यहां पर रिकॉर्डिंग का होगा। और रिकॉर्डिंग आपने सब लोगों ने करी होगी। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग को लेकर के। अब बेटा रिकॉर्डिंग करते हैं तो बुक्स में दो तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। या तो हम रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल एंट्री बना करके। अब हम फिलो को इस तरीके से मेंशन करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इनकी एक्सप्लेनेशन मेंटेन करते चले जाएंगे। तो पेज के एक्सट्रीम कॉर्नर पर रखना है इस फिलो को। इसके बाद हम रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, समराइजेशन की बात करेंगे, तो एक्सट्रीम कॉर्नर पर रखना और लेफ्ट साइड में आप इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा सा हम मेंटेन करते चले जाएंगे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग भी जब हम करते हैं तो बेटा या तो हम सब्सिडरी बुक्स बना के करते हैं, और या फिर बेटा हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहीं ना कहीं जनरल एंट्री बना करके। या तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे बेटा सब्सिडरी बुक्स बना करके, या फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे जनरल एंट्री। अब जल्दी से मुझे बताओ 11th क्लास में आपने जो सब्सिडरी बुक्स बनाए थे बेटा, उसमें कितने सब्सिडरी बुक्स बनाए थे आपने? याद आ रहे हैं आपको सब्सिडरी बुक्स? बोला सर हाँ बनाए तो थे। जैसे कि हमने सब्सिडरी बुक्स में एक बुक बनाया था जिसका नाम हुआ करता था कैश बुक। याद आ रहा है बेटा? एक सब्सिडरी बुक्स बनाया हमने बेटा कैश बुक। दूसरा सब्सिडरी बुक हमारा सेल बुक। और सेल बुक के साथ साथ बेटा हमारा दूसरा बुक कौन सा बनता था? सेल रिटर्न बुक। जहां जहां सेल बुक लिखा है उसके साथ साथ ही सेल रिटर्न बुक भी मेंशन कर लिया। एक हमारा रहा करता था परचेज बुक, और इसके साथ ही परचेज रिटर्न बुक। और अगर हम बात करेंगे बीआर एंड बीपी बुक, ये बेसिकली हमारे बुक्स बन जाया करते थे बेटा जब हम बात करते थे सब्सिडरी बुक्स की। तो 7 सब्सिडरी बुक्स हम बेसिकली बना लेते हैं, प्राइमरली बना लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कैश बुक से, सेल बुक, परचेज बुक, सेल के साथ साथ सेल रिटर्न बुक, और परचेज के साथ साथ परचेज रिटर्न बुक, और एक होता है हमारा बीआर बुक एंड बीपी बुक। तो 7 सब्सिडरी बुक्स हम मेंटेन करते हैं। या तो पहली बार जब रिकॉर्डिंग करते हैं सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, या पहली बार रिकॉर्डिंग करते हैं तो बेटा जनरल बना के रिकॉर्डिंग करते हैं। ध्यान से सुनना, या तो पहली बार रिकॉर्डिंग करेंगे सब्सिडरी बुक्स में, या पहली बार बुक्स में एंट्री बनाएंगे तो जनरल एंट्री बना के रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब है पहली बार ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में लिखना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, दिल्ली से मुंबई जाने का अगर हम जाने का प्रयास करें तो कौन सा रास्ता हो सकता है? प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अपने पर्सनल कन्वेंस से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। अलग अलग वे आउट, अलग अलग मेथड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर हम सेम टाइम पर प्लेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से भी जाएंगे क्या? या तो प्लेन से जाएंगे या तो ट्रेन से जाएंगे। तो ये याद रखना, या तो जनरल एंट्री बनाएंगे या उसे सब्सिडरी बुक्स में डालेंगे। दोनों काम एक साथ नहीं करेंगे। कभी भी किसी को ये मत कह देना कि रिकॉर्डिंग करते हैं सब्सिडरी बुक्स में भी करेंगे और जनरल एंट्री बना के भी करेंगे। बोलो या तो सब्सिडरी बुक्स में या फिर जनरल एंट्री बना के। दोनों जगह अगर आपने एंट्री बना दी तो एंट्री डुप्लीकेट हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। ये बात क्लियर है? तो एंट्री हमको सिर्फ और सिर्फ कहां पर पास करनी है? एक ही बार। तो सब्सिडरी बुक्स और जनरल एंट्री दोनों में से याद ना रहे इसलिए बीच में बेटा और लगा लो। और का मतलब समझते हो ना लीगल लैंग्वेज में? और का मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। अगर एंड लगाओ तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। जहां पर एंड लगा होगा वहां पर दोनों चीजें होती हैं, और जहां पर और लगा होगा उन दोनों में से कोई
एक काम हम करेंगे। तो जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो सब्सिडरी बुक्स और जनरल एंट्री दोनों में से कहीं ना कहीं एक मेथड फॉलो करेंगे। अब अगेन मैं आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका रिप्लाई मुझे कर सकते हैं। बेटा प्लेन से जाना बेहतर है या ट्रेन से जाना बेहतर है? क्यों बेहतर क्यों है बेटा? किराया ज्यादा लगता है, ट्रेन से सस्ता पड़ता है। अब मैंने कमी निकाल दी ना, टाइम बचता है। तो अब आप ऐसे बोलोगे सर डिपेंड करता है, कभी प्लेन से जाना बेहतर है, जिसके टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है वो प्लेन से जाए, जिसके जिसके पास टाइम ही टाइम है वो ट्रेन से जाए, जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम है वो पैसेंजर ट्रेन से जाए, जो आराम से रुकती रुकती जाएगी, उसमें किराया और बहुत कम लगेगा। सर डिपेंड करता है कि सर आप कौन सा मोड आपके लिए कब कन्वीनियंट रहेगा। सेम वे मैंने आपको बोला जिसको मरने का खौफ नहीं है वो प्लेन से जाए, क्योंकि प्लेन में कुछ भी हो सकता है, ऊपर से गिरे तो बचने वाले नहीं हैं, और ट्रेन का कुछ थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हुआ तो बचने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि कम से कम जमीन पर तो है। ये नो। या जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना वो पैदल पैदल जाए, बोला वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले, वो किसी भी कन्वेंस में ना जाए, और पैसे भी बचेंगे सारे के सारे। तो सर मैंने आपको क्या बोला, ये आने जाने वाले चीजों को मैंने 2-3 कमियां निकाल दी, कभी हमने उसके बेनिफिट बता दिए। हर चीज के फायदे या नुकसान होते हैं। आप ना सब्सिडरी बुक्स बनाओगे तो कुछ फायदे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। जब हम बनाते हैं बेटा जनरल एंट्री तो उसके भी कुछ फायदे हैं। अब सर इधर क्या फायदे नुकसान है कि सर मान के चलो रिपीटेटेड नेचर की एंट्री बन रही है, बार बार कोई एंट्री आ रही है, जैसे एक एंट्री दिन में 50 बार बनानी पड़ती है, तो फिर आप जनरल एंट्री मत बनाओ, फिर आप क्या कर लो, सब्सिडरी बुक्स बना लो। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, रजिस्टर फॉर्म में बनती हैं। जैसे मान के चलो आपने सेल की एंट्री बनानी है, तो सेल की एंट्री क्या बनाओगे, रटी हुई एंट्री को बता दो, बाद में मैं समझाऊंगा। सेल की एंट्री बनानी है, उधार सेल किया हमने किसी को, तो हम यही तो एंट्री बनाते हैं, पार्टी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस या नो? मान के चलो कभी राम को सेल कर रहे हैं, कभी श्याम को सेल कर रहे हैं, कभी मोहन को सेल कर रहे हैं, कभी गीता को, कभी सीता को, कभी संगीता को, कभी दिनेश को, कभी रमेश को। तो ऐसे जब सेल करते जाएंगे तो बार बार यही एंट्री बनती जाएगी, पार्टी डेबिट टू सेल्स, पार्टी डेबिट टू सेल्स। हाँ या ना? और जबकि सब्सिडरी बुक्स बना ली तो काम बहुत आसान हो जाता है, वहां एक रजिस्टर दे दिया जाता है, वहां बोला जाता है आपने एंट्री नहीं बनानी, कोई नॉर्मल अकाउंटेंट भी बिठा सकते हो जिसको कॉमर्स की जानकारी भी नहीं है, उसको ये बोलो रजिस्टर में ना इस कॉलम में पार्टी का नाम लिखना है और इस कॉलम में आगे अमाउंट लिख देना है, कोई एंट्री नहीं बनानी। पार्टी के नाम लिखते चले जाओ, अमाउंट लिखते चले जाओ, नाम लिखते चले जाओ, अमाउंट लिखते चले जाओ, एक टाइम के बाद टोटल लगा लेंगे और टोटल से पोस्टिंग कर लेंगे। यस या नो? तो होता क्या है कि जनरल एंट्री बनाने के लिए आपके पास ऐसा बंदा चाहिए जिसको कॉमर्स की समझ हो, जिसको अकाउंटिंग की समझ हो। सब्सिडरी बुक्स में अगर प्राइमरी एंट्री करवा रहे हो, आप किसी को भी बिठा दो कि भाई इस रजिस्टर में इस कॉलम में नाम डालना है, इस कॉलम में अमाउंट डालना है, दैट्स इट, काम खत्म, और कुछ नहीं करना। और दूसरा आसान भी हो जाता है, बार बार एंट्री नहीं बनानी होती, नाम लिखा और अमाउंट लिखा। लेकिन मान के चलो महीने में आपकी एंट्री 4 बनती है, तो उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट रजिस्टर, उसको संभालते फिरो आप रजिस्टर को। तो मत बनाओ सब्सिडरी बुक्स, फिर क्या कर लो, 4 एंट्री पास कर लो, महीने में कभी भी बैठ के कर सकते हो 4 एंट्री पास, आपका मेन अकाउंटेंट भी कर सकता है, अलग से किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि सब्सिडरी बुक्स बनाना फायदे का सौदा कब, जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस हो, तो अलग अलग रजिस्टर बन जाते हैं उनके। और जनरल एंट्री बनाना फायदे का सौदा कब, कि ट्रांजैक्शन अमाउंट में तो बहुत बड़ी में होता है लेकिन बहुत कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो फिर आप बेहतर है कि आप जनरल एंट्री बना लो। दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर लेना, लास्ट में इफेक्ट आपका सेम ही जाता है लेजर्स पर। और वो जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो फील भी करेंगे कि भाई सब्सिडरी वाले रूट से जा रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और जनरल एंट्री वाले रूट से जा रहे हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर कोई अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो क्या रिप्लाई करोगे उसे, कि भैया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या होती है, आर्ट होती है। तो उसको बोलो सबसे पहले काम अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। बोला रिकॉर्डिंग भी कितने तरीके से हो सकती है, 2 तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं, सब्सिडरी बुक्स बना लो या फिर जनरल एंट्री। अगर सब्सिडरी बुक्स बनाया तो सब्सिडरी बुक्स कितनी बनेंगी, 7 सब्सिडरी बुक्स बनेंगे। 7 में बात करेंगे, 4 तो सीधे सीधे याद आ जाते हैं, सेल और परचेज, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। भाई दोनों सेल परचेज और दोनों के रिटर्न। यस या नो? एक हो गया कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो एक कैश बुक हो गई, कितने हो गए, 5।
ये 5 बुक तो ऐसे हैं जो बिजनेस में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनका नाम तो आपको याद ही आ जाएगा। 2 नाम याद नहीं आएंगे आपको, क्योंकि आजकल ना ये यूज भी बहुत कम होते हैं, बीआर और बीपी। ये थोड़ा रट लेना कि ये भी 2 सब्सिडरी बुक्स कहीं ना कहीं बनती हैं। तो 7 सब्सिडरी बुक्स के बारे में कभी भी डिफाइन करना हो तो आप हमेशा ये बताओ बाय डिफॉल्ट तो 7 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। अब आपको आपके बिजनेस में मान के चलो ऐसा नीड है कि सिर्फ सेल ट्रांजेक्शन ज्यादा है, परचेज ट्रांजेक्शन कम है, तो सेल बुक बना लो सिर्फ, या सिर्फ कैश बुक बना लो, अगर कैश बुक से काम चलता है, बाकी सारी जनरल एंट्री बना लो। मींस ये है कि जिसकी सब्सिडरी बुक्स नहीं बनेगी उसकी एंट्री जनरल में पास होगी, जिसकी सब्सिडरी बुक्स बन जाएगी उसको जनरल में हमें रिकॉर्ड नहीं करना होगा। दोनों की दोनों बुक्स हमारी होती हैं, प्राइमरी बुक्स होती हैं, स्टार्टिंग की बुक्स होती हैं। पहली बार जो ट्रांजेक्शन नोट किया जाता है वो या तो जनरल में या फिर कहीं ना कहीं सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। यस या नो? अकाउंटिंग का पहला वर्ग समझ में आया बेटा थ्योरेटिकली। अब दूसरे वर्ग की बात कर लेते हैं। आप कभी मार्केट गए जहां पर आपने अपने घर का सामान खरीदा हो, ग्रोसरी का, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खरीद के लाए कभी? झूठ मत बोलना, सच बताना। घर के काम करते हो ना? तो चलो, आपने जो ग्रोसरी के आइटम परचेस करे थे तो जनरली प्रैक्टिस क्या होती है, घर से एक बड़ा सा बैग लेके जाते हैं, क्योंकि उधर जो पॉलीथीन्स मिलती है ना, वो जब ज्यादा सामान ला रहे होते हैं तो बड़ा दिक्कत करता है हाथ में लटकाने में, कई बार वो दर्द भी करता है। तो बेहतर है हम अपना एक बैग लेके चले जाते हैं, छोटा छोटा सामान जो भी मिला सब उसमें भरते चले गए और एट लास्ट उसे उठा के लेके आ जाते हैं। उसमें सब्जी भी है, फ्रूट्स भी हैं और ग्रोसरी के कुछ आइटम भी हैं। अब ऐसा होता है कि घर ला करके उन्हें हमें असेंबल करना होता है, रखना होता है जगह जगह पर, जो स्पेसिफाइड प्लेसेस होते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर उसमें थोड़ा सा आटा भी रखा हुआ है, उसे कहाँ रखोगे? फ्रिज के अंदर? किचन में रखोगे? किसी अलग से कोई ड्राई बॉक्स होगा उसमें रखा जाएगा, भाई इसमें आटा रखा जाएगा? यस या नो? चीनी रखी हुई है उसमें 1 kg, फ्रीजर में डालोगे उसे? बोला अगले दिन सर चाशनी बन जाएगी, उसकी कुल्फी बन जाएगी। वो फ्रीजर में डालने का आइटम नहीं होता, उसको भी एक अलग सूखे बॉक्स में रखा जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं बेटा, उधर उनको किधर रखोगे? फ्रीज में रखोगे ना। अच्छा ये बताओ कि सबसे नीचे क्या रखोगे? टमाटर, उसके ऊपर बड़ा सा पंपकिन, कद्दू, ऐसे नो? नहीं, बोला सर हार्ड वेजिटेबल नीचे डाल देंगे और सॉफ्ट वाली हम ऊपर रख देंगे जिससे कि वो खराब ना हो। ये क्या किया आपने? आपने एक तरीके से जो आइटम भर के लाए थे ना, ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, उधर आपने टेंशन नहीं ली, उधर बैग में जैसे तैसे करके आप अरेंज करते चले गए। लेकिन अभी जो लेकर के आए हैं, अब घर पर आकर के आप कर रहे हैं उन आइटम्स को क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उन आइटम्स को डिवाइड कर रहे हैं वेरियस कैटेगरीज में। दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। बोला ये क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग में भी होता है। जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो रिकॉर्डिंग में क्या बोला जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होता जाए रिकॉर्ड करते चले जाओ। ये मत सोचो ये ट्रांजैक्शन कैसा है, या तो जनरल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन आएगा। अभी ट्रांजैक्शन हुआ, डेट डालो, नोट कर दो, अभी ट्रांजैक्शन हुआ, डेट डालो, नोट कर दो। लेकिन बाद में जाकर के ये करना बनता है कि उन आइटम्स को क्लासीफाई करो, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट करो। तो ये बेटा काम हम कहां जाके करते हैं? लेजर में। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, डेफिनेशन को दोबारा से बोल रहा हूं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, और अगला मुद्दा क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या करोगे? आइटम्स को सेग्रीगेट करोगे, डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। वो किस टाइप के अकाउंट हैं, कैसे अकाउंट हैं, कौन सा अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें डिवाइड करोगे। और ये जो वर्क परफॉर्म करते हो उसी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं लेजर। आपने बनाई भी होंगी 11th क्लास में लेजर, कि सारी सेल की एंट्री सेल बुक में, सेल्स अकाउंट में जाएंगी, सारी परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में जाएंगी, सारे के सारे डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट अकाउंट में जाएंगी, कैश की एंट्री कहां जाएंगी बेटा? कैश अकाउंट में जाएंगी। ऐसे करके हमने क्लासीफाई किया ना, यस या नो? तो क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली हम लेजर बनाएंगे, मतलब उधर ना सारे के सारे अकाउंट को एक प्लेस पर लेके आते हैं। मान के चलो ड्यूरिंग द ईयर हमने 1000 बार सेल किया है, तो 1000 टाइम्स जो सेल किया है वो एक ही अकाउंट में जाएगा। वो कौन से अकाउंट में जाएगा? सेल्स अकाउंट में। कितने बार भी किया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर हमें मालूम चलेगा कि हमारा टोटल सेल है कितना।
हम कितने भी आइटम खरीद के लाए, पहले से खरीद के लाए, तो पहले से हमने घर में जो चीनी रखी हुई है उसी बॉक्स में ले जाके चीनी पलटेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि चाय की पत्ती वाले बॉक्स में जाके अगली बार चीनी कर दी और चीनी वाले में चाय की पत्ती कर दी। क्या हम ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते ना बेटा। तो मेन मुद्दे की बात है, अगला एस्पेक्ट हमारा बेसिकली क्या होता है? क्लासिफिकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स होता है बेटा। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करेंगे रिकॉर्डिंग को लेकर के। रिकॉर्डिंग के बाद अगला आइटम आएगा हमारा क्लासिफिकेशन। नोट करो। और बेटा क्लासिफिकेशन में हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे होते हैं? यहां करते हैं प्रिपेयर लेजर, जो लेजर अकाउंट बनाने का प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। थ्योरेटिकली समझा रहा हूं बस। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे को लेकर के। तो हमने बात कर ली बेटा रिकॉर्डिंग, सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया? क्लासिफिकेशन, जहां पर लेजर बनाना। अब एक बात बताओ, लेजर की अगर बात करेंगे, हर एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए एक लेजर बनता है। एग्जांपल के तौर पर सेल के लिए एक लेजर बनेगा, परचेज के लिए एक लेजर बनेगा, राम का अकाउंट है उसके लिए एक लेजर अकाउंट अलग बनेगा, श्याम का अकाउंट है उसके लिए एक लेजर अकाउंट अलग बनेगा। तो लेजर इज अ बुक जिसके अंदर आपके बहुत सारे अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। सेल्स हो सकता है, परचेज हो सकता है, बीआर हो सकता है, बीपी हो सकता है, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट। लेट सपोज आपने 1000 पार्टीज के साथ डील किया है तो 1000 पार्टीज के अकाउंट उसमें मेंटेन होंगे। अगर आपने 1,00,000 पार्टीज के साथ डील किया तो 1,00,000 पार्टीज के अकाउंट आपके लेजर में होंगे। लेजर इज अ बुक, बुक का नाम होता है लेजर बेटा, जिसे खाता वही बोल सकते हो आप, राइट। जनरल की बात करते हैं तो जैसे हिंदी में रोजान मचा बोलते हैं। रोजान मचा मतलब डेली बेसिस पर होने वाले एंट्रीज, रेगुलर बेसिस पर होने वाले एंट्रीज। जब जब हम जनरल की बात करते हैं, लेजर मतलब बेसिकली उसमें खाते मेंटेन होंगे आपके, अकाउंट्स मेंटेन होंगे आपके। अब बेटा जब लेजर की बात करते हैं तो वो हमारा मेंटेन होता है क्लासिफिकेशन हेड के अकॉर्डिंगली। और मेरा ये कहना है कि अगर 1,00,000 पार्टीज के साथ अगर हम अकाउंट डील कर रहे हैं तो 1,00,000 पार्टीज के आपको लेजर में अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और एक पार्टी का अगर हाफ पेज में भी अकाउंट बनाओगे तो करीब करीब आपके 50,000 पेजेस लगेंगे। और आप समझ सकते हो 300-400 पेज की बुक को उठाना भारी पड़ जाता है। बच्चा कहता है घर ही छोड़ चलता हूँ, कोई बात नहीं आज पड़ोसी की बुक में देख के काम चला लेंगे। यस या नो? 4 बुक्स हम लेके चलते हैं तो हमसे बैग भारी पड़ जाता है। सोचो अगर 1,00,000 पेज का लेजर है और मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे बोलता है कि लेजर में कुछ पार्टीज के अकाउंट देखने जरा मेरे को दिखाना। आपने एक क्रेन मशीन बुलाई, लेजर उठाया, मैनेजिंग डायरेक्टर की टेबल पे, उससे बोला कि चढ़ जाओ इसके ऊपर और उछल उछल के चेक करते रहो, क्योंकि वैसे तो तुम इसे पलट नहीं पाओगे क्योंकि 10-15 फुट का तो लेजर ही बन गया ये। प्रैक्टिकल समस्या को समझो। मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर इस तरीके से रिपोर्टिंग करने लगे तो क्या वो खुश हो जाएगा? बोलेगा तुम मेरे काम को आसान कहाँ कर रहे हो, तुम तो मेरे काम को बढ़ा रहे हो, मेरे पास तो टाइम की वैसे भी कमी है और तुमने ये लेजर लाके रख दिया, इसमें से मैं कैसे ढूंढता फिरूंगा कौन से अकाउंट के बारे में। मुझे ना समराइज डिटेल दो, जो डिटेल है ना वो समराइज में दो, एकदम समरी बना करके दो। जो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही प्रोवाइड करो, फालतू में इतना बड़ा लेजर मेरे सामने मत रखो। तो बेटा अकाउंटिंग में तीसरा काम होता है दैट इज नोन एज समराइजेशन। पहला वर्क क्या हो गया बेटा? क्लासिफिकेशन, सॉरी रिकॉर्डिंग। दूसरा वर्क क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। तीसरा वर्क क्या हो गया हमारा? समराइजेशन। समराइजेशन में करते क्या है कि हमारे पास जो भी अकाउंट डिटेल मेंटेन हो गई हैं उनमें से समरी एक्सट्रैक्ट करते हैं, समराइज फॉर्म में उनकी डिटेल तैयार करते हैं और उसे कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट के लिए हम ईच एंड एवरी टाइम रेडी रखते हैं। या कोई आउटसाइडर स्टेक होल्डर है, अगर उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो समरी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो समरी निकालने का जो प्रोसेस होता है वो कवर होता है समराइजेशन। और इसीलिए डेफिनेशन को कैसे बोला जाता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। तो बेटा समराइजेशन में हम क्या करेंगे? अगर हम समराइजेशन एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहां पर देखो बेटा, एक तो बनता है ट्रायल बैलेंस। सबसे पहला बेसिक काम क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, जो हम बेसिकली कहां से बना लेते हैं?
जब जब समराइजेशन करते हैं तो ट्रायल बैलेंस हम कहां से बना लेते हैं, जो लेजर अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहे होते हैं उनको डेबिट है या क्रेडिट है फाइंड आउट करके हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। और बेटा हम क्या क्या बनाते हैं इधर, अगर हम नॉन ट्रेड की बात करें तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, या इसी को बेटा कंपनीज के केस में क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, राइट। तो जब जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट या फिर हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, नॉन कंपनीज के केस में हम प्रॉफिट के स्टेटमेंट बनाते हैं, साथ ही साथ में बेटा हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, एंड कैश फ्लो एटसेट्रा, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स जैसे बहुत सारी समराइज चीजें हम इधर से रेडी करते हैं। और ये जो काम तैयार होता है बेटा हमारा कौन से वाले हेड में होता है, समराइजेशन में। जल्दी से डेफिनेशन को कन्वे कर दोगे, अगर आपसे कोई चलते फिरते कोई पूछ ले कि सीएस कर रहे हो, अकाउंट आता है नहीं आता है, थोड़ा सा टेस्ट दो, डेफिनेशन बताओ अकाउंटिंग की, तो आप उसे कैसे समझाओगे बेटा, अकाउंटिंग एक आर्ट होती है, पहले क्या होता है रिकॉर्डिंग होता है, दोबारा में क्या होगा क्लासिफिकेशन, तीसरा समराइजेशन। और ये भी बता दो, देखो रिकॉर्डिंग दो तरीके से होती है, या तो जनरल एंट्री बना के करोगे या सब्सिडरी बुक्स। समराइजेशन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो लेजर अकाउंट बनाते हो, समराइजेशन की बात करोगे तो समरी एक्सट्रैक्ट करते हो, और क्यों समरी निकालते हो ये भी बता दो, राइट। अब समरी निकाल दिया आपने सारा का सारा, तो अब अगला मुद्दा ये बनता है कि समराइजेशन के बाद ये सारी डिटेल हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना उनको कम्युनिकेट किया जाता है, क्लियर। लेकिन जब जब हम कम्युनिकेट करेंगे उससे पहले हम समरी स्टेटमेंट के साथ कुछ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 12th क्लास में एक चैप्टर था रेशो एनालिसिस। वो क्या काम करता था कि पास्ट में प्रॉफिट कितना, करंट का प्रॉफिट कितना, हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं या हमारी कंपनी की ग्रोथ डाउन में जा रही है, यस या नो। तो पास्ट की अपने परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लिया, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लिया, उसके बेसिस पर लॉट मोर कंक्लूजन्स मिल जाते हैं। तो जब जब हम बात करते हैं समरी निकालने के बाद एक वर्क और कर लेते हैं छोटा सा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद ओवरऑल रिपोर्ट बना करके, जो बेसिकली सीएस का काम होता है, रिपोर्टिंग करना सीएस का काम होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करना आप लोगों का काम होता है, स्टेक होल्डर को इंटीमेट करना आप लोगों का काम होता है। तो फिर क्या करोगे, आपने एक रिपोर्ट बनाओगे, एनुअल रिपोर्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है, और फिर उसे अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करोगे कि भैया देख लो सारी स्टेटस कुछ इस तरीके से है। तो जब भी कोई शेयर होल्डर होता है ना किसी कंपनी का, उसका सारा सारा का सारा परफॉर्मेंस एनुअल रिपोर्ट के फॉर्म में उसके पास आता है एजीएम से पहले। और आपने सुना भी होगा सीएसडब्ल्यूटी में, इतना तो हम सभी पढ़ ही लेते हैं कि भैया जब जनरल मीटिंग होती है ना तो नोटिस के साथ एजेंडा भेजा जाता है, और साथ ही साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भेजे जाते हैं, जिससे कि सामने वाला कंपनी में क्या परफॉर्मेंस रही उसको घर से ऑब्जर्व करके आए मीटिंग में बैठने के लिए, क्लियर। तो ये काम आप लोगों का होता है, ऐसा नहीं कि आपका अकाउंटिंग से कहीं कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, कहीं कुछ करना ही नहीं है। बोला सारी की चीजें तैयार होके आएंगी तो उसको आपको इनकॉर्पोरेट करवाना है, और आपको जानकारी होगी तभी करवा सकते हो। तो मेन मुद्दे की बात करेंगे, समराइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, नोट कर लो। अगला स्टेप होगा हमारा एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और इसके बाद बेटा अगला स्टेप होगा कम्युनिकेट communicate those results to the users of accounting।
अब बेटा एक बात और है, जो भी ये डायग्राम मैंने आपको बनाया, आगे से जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इस डायग्राम से रिलेटेड चैप्टर ही पढ़ेंगे। या तो कोई चैप्टर आपका रिकॉर्डिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, या कोई चैप्टर आपकी क्लासिफिकेशन एक्टिविटी का पार्ट होगा, या कोई चैप्टर आपका समराइजेशन का पार्ट होगा, या कोई चैप्टर आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पार्ट होगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स आप पढ़ोगे वो कंपनी लॉ में पढ़ोगे या अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, वो इस सब्जेक्ट्स का आपका फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें आप कहाँ पढ़ लोगे, CMSL में पढ़ लोगे अगर लिस्टेड कंपनीज है, कि भाई क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी होती है, क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं, या कुछ चीजें आप कहाँ पढ़ लोगे, कंपनी लॉ में पढ़ लोगे। हमारा अकाउंट्स में जो रोल रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तक रहेगा। और जितनी भी ये थ्योरी हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग को लेकर के, ये उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के लिए होती है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, राइट। तो जब जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेट दोज रिजल्ट्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये सारे के सारे प्रोसेस किन चीजों के लिए कर रहे होते हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नेचर के होंगे। एक एक टर्म को, ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, इवेंट किसे बोलते हैं, फाइनेंशियल नेचर किसे बोलते हैं, कब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, कब नहीं होगा, एक एक टर्म्स हमें डिस्कस करना है। यस या नो? क्योंकि देखो मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, 11th क्लास में सुना होगा आपने, ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। क्या हर एक इवेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं? हर एक इवेंट को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ इवेंट ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल नेचर की, कुछ इवेंट ऐसी होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की। इवेंट अगर फाइनेंशियल नेचर की है तो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में लाके उसे रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इवेंट अगर नॉन फाइनेंशियल नेचर की है तो उसे रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। जैसे कभी भी आपने ऐसी कोई एंट्री नहीं बनाई होगी कि मिस्टर ए ने बी को चांटा मारा, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, बनाई है आपने? क्योंकि उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। हमारे ऑफिस में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हुई, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, यस या नो? तो कोई भी सेलिब्रेशन जनरलाइज नहीं किया होगा, किसी का लड़ाई झगड़ा जनरलाइज नहीं किया होगा, कोई बिल्डिंग गिरी वो आपने जनरलाइज नहीं करी होगी। हाँ, लॉस हुआ, डैमेज से लॉस हुआ, अगर अमाउंट में अगर क्वांटिफाई किया जा रहा है तो वो आपने जनरलाइज किया होगा। रोड पर एक्सीडेंट हो गया, जनरलाइज नहीं किया होगा, यस या नो? तो ये चीजें आप जनरलाइज नहीं करते। आज संडे है, ये जनरलाइज आपने नहीं किया होगा कि संडे है आज, इसकी चलो जनरल एंट्री बना दें। नॉन फाइनेंशियल नेचर के जो इवेंट्स होते हैं उनका हम जनरल एंट्री नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के जो भी इवेंट होंगे उनकी जनरल एंट्री बनाएंगे। तो बेटा आगे जा करके मेरे को ये सारी चीज़ आपको समझानी है, अकाउंटिंग के प्रोसीजर की बात करनी है। जस्ट एक मैंने शुरुआत करी आपके साथ कि हम अकाउंटिंग की जब बात करेंगे तो वेरी बेसिक से, जीरो लेवल से लेके चलेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको अकाउंटिंग आती है या नहीं आती, बट ये लास्ट चांस है और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ आपको, इसके बाद आपको कभी अकाउंटिंग सीखने का दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 11th-12th में तो आप एडमिशन लेने वाले हैं नहीं। इस लेवल से, जीरो लेवल से सीखने का लास्ट अपॉर्चुनिटी। जो बच्चे को लगता है ना कि मेरी अकाउंटिंग कमजोर है या मैं अकाउंटिंग पर मेरा हाथ तंग है, मुझे समझ में नहीं आता या सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, बेटा कुछ दिन कंसंट्रेट कर लेना, आपको ऐसा लगने लगेगा कि अकाउंट से ज़्यादा मैं एक्सपर्टाइज मेरा किसी सब्जेक्ट में है ही नहीं। क्योंकि जब समझ में आ जाता है तो अच्छा लगने लगता है, समझ में नहीं आता तो खराब लगने लगता है। एक एक चीज़ें वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम में बेसिक क्लियर हो जाएगा, बड़ी स्पीड से आप आगे बढ़ जाओगे, राइट। तो ये डेफिनेशन पढ़ी तो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा दी मैंने आपको, बड़े आराम आराम से धीरे धीरे समझ में आई या ऊपर से गई? ऊपर से साफ तो नहीं हुआ ना कि वो रेंज से बाहर चला गया सर सारा का सारा कम्युनिकेशन। तो एटलीस्ट अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे भी ज़्यादा आसानी से बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, छोटी सी एक क्लास थी आज इंट्रोडक्टरी के तौर पर, अगली क्लास थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और डिटेल में लेंगे। अभी मैम की क्लास होगी आपकी, अभी के लिए आप सभी को बाय बाय। जैसे ही बेटा मैम की क्लास स्टार्ट होगी आपको एक मैसेज और कर दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे जुड़े रहे हैं, क्लास चलती रहेगी आपकी।